महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कई साल पहले ये बात बताया था कि अंडा इज़ अ वेजिटेरियन। महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं। महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि आज इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे फादर ऑफ नेशन है और उन्होंने भी काफ़ी इस पर सर्च किया है बोल के तो ही बोला है। उन्होंने ये भी बताया उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता है, जिसमें उसमें मेल फीमेल नहीं होता, जिसमें बच्चा पैदा होता है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है 103 से 104 अंडा पर एनम है। 103 से 104 पर एनम है। अगर वही जापान से देखते हैं तो जापान का 330 है, इतनी छोटी सी कंट्री है। 330 है, 105, 103 और 330 कहाँ पर है। हमें गर्व होता है बोलते हुए कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री आदिनाथ योगी जी, उन्होंने भी बोला ये पक्षी फल है। अच्छा, बोला है पक्षी फल है। अच्छा। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आदित्यनाथ जी ने बोला। हाँ, ये पक्षी फल है, तो ये बहुत गर्व की बात है कि ये सीएम साहब ने बोला है और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। और कोई स्टेट का सीएम अगर यूपी में कुछ स्पेशल प्लान भी है इसके लिए। हाँ, यूपी में बहुत सारा सब्सिडी दिया जा रहा है पोल्ट्री को लगाने के लिए। अच्छा। पोल्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ यूपी काफ़ी सपोर्ट कर रही है ये पोल्ट्री को प्रमोट करने, क्योंकि अभी वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो काफ़ी है और काफ़ी सारा अंडा तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा से जाता है। तो आज जब हम लोग विदेश को जाते हैं तो हमको अगर प्राइस मिलता है तो हमारे फार्मर्स के पास वो कैपेसिटी है और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम दे पाएंगे। बट हमारे को उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट को कैसा और आगे बढ़ाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम पोल्ट्री के जितने एसोसिएशन है छोटे बड़े, हम लोग पूरा हमारे बलबूते पे काम कर रहे हैं। हमको गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत इस पोल्ट्री के ऊपर अगर थोड़ा कोई सहयोग नहीं, उस तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। जैसे एग्री सेक्टर में मिलता है या डेयरी में मिलता है, ऐसा पोल्ट्री में नहीं है। भारत को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक क्रांति की, हरित क्रांति। उसके बाद एक क्रांति आई, श्वेत क्रांति, जिसमें हमने दूध से बने उत्पादों में भारत को आत्मनिर्भर किया। और अब एक क्रांति चल रही है जिसको हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। लेकिन इस क्रांति को लेकर के भारत में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। फिर भी ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। चुनौतियां इसमें फीड की है, चुनौतियां इसमें परसेप्शन की हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पोल्ट्री इंडिया के प्रमुख उदय सिंह व्यास मौजूद हैं। उदय सिंह व्यास रहने वाले राजस्थान के हैं, लेकिन इस वक्त हैदराबाद में सेटल हैं और पूरे देश में, दुनिया भर में भारत के जो पोल्ट्री सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए जगह जगह एक्सपो लगाते हैं और लोगों को इसके मामले में जागरूक कर रहे हैं कि कैसे पोल्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के जो भ्रांतियां उसे कैसे दूर किया जा सकता है। व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया धन धान्य के नाम से, जिसमें ये कोशिश रहेगी कि जो भी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को रेखांकित करें और कोशिश करें कि जो पॉलिसी मेकर हैं उन समस्याओं को समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें। तो धन धान्य की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि अभी अमेरिका से जो टसल चल रही है, जो सोयाबीन है, जो मक्का है, वो चाहते हैं भारत में इसको भेजें, और उस टसन के बीच में जो भी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पोल्ट्री सेक्टर है ये कितना स्वदेशी है? क्या पोल्ट्री सेक्टर की जो मशीनें हैं हम बाहर से लेते हैं या इसमें आत्मनिर्भर हैं? जो भारत सरकार का ये एक लक्ष्य है कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए और कोशिश करते हैं, उस रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं, तो कितना स्वदेशी है पोल्ट्री सेक्टर? नमस्कार। पहले तो आपने ये मौका दिया है हमें यहाँ पर आपको एड्रेस करने के लिए। मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रचार विचार को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। आज पोल्ट्री जो है देश में अंडे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत देश, और 6वें नंबर पे आता है चिकन के अंदर। और ये जो भी प्रोडक्शन आज हम भारत देश में ले रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ
पोल्ट्री सेक्टर खुद सेल्फ सस्टेन होते हुए हम्म, यहाँ तक पहुँचा है। और पोल्ट्री सेक्टर का नाम कहीं पर भी आता नहीं है। जब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देखते हैं हम्म, तो फिशरी, एनिमल, डेयरी यही बताया यही जाता है, चलता, सीरियल पे ज्यादा चर्चा सीरियल होती पे है। चलते हैं, बट पोल्ट्री का नाम नहीं आता है। तो ये आपके द्वारा हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं संदेश कि पोल्ट्री भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कई लोग डिपेंडेंट है पोल्ट्री पे। आज इसी तरीके से हमने सेकंड लार्जेस्ट एक प्रोडक्शन स्टेट कंट्री बना है। साथ ही साथ 14,000 करोड़ अंडे हम हर जी साल लेते प्रोड्यूस हैं, करते हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे है। आज जब आप नंबर की गिनती करते हो, फूड सिक्योरिटी बात करते हो, तो ये भी तो ध्यान रखना है कि हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल रहे। हम डबल द इनकम एंड डबल द फार्मर्स इनकम की बात करते हैं, तो साथ ही साथ हमारे पास उसी तरीके का हमारे पास स्वदेशी इनपुट, हमारा खुद का प्रोडक्शन रहे। हमारे पास खुद अपना मेस, खुद अपना सोया, खुद अपना काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो पोल्ट्री में लगता है वो यहाँ पर ही इसका इजीली अवेलेबिलिटी रहे या उसका रीजनेबली प्राइस हमें फार्मर को देना पड़े। तो ये सब चीज़ आज हमारे सामने चैलेंजेस है, फीड का चैलेंज है, जो कि हमारे एक एसोसिएशन है क्लेफमा, जो ये फीड के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, जो काफ़ी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे को जीएम का क्या रिक्वायरमेंट है या उसको कैसा लेना है या अवॉइड करना है। ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हमारी इंडस्ट्री गुजर रही है और वो चैलेंजेस जब ही एड्रेस हो पाएंगे जब हम लोग एक होके बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम लोग कई एसोसिएशन पोल्ट्री इंडिया के शतल छाया में ये काम कर रहे हैं और हमारे सामने जो आज चैलेंजेस है वो है फीड का चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है हमारे पास जो आज सिक्योरिटी के डिजीज का इशू है, जो पोल्ट्री बायोसिक्योरिटी का। बायोसिक्योरिटी का इशू है। तीसरा है हमारे फार्मर्स को हम कैसा उनको अच्छी तरीके से एक इनकम का सोर्स मेंटेन कर पाए। तो ये हम पोल्ट्री इंडिया और आईपीएमए इसके ऊपर काम कर रहा है। आप इस पे फीड के चैलेंज पे आएंगे, लेकिन आप खुद भी एक इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके आप मालिक हैं। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि इस जो पूरा पोल्ट्री सेक्टर में जो भी मशीनें लगती हैं उसमें भारत कहाँ है? भारत दूसरे देशों की मदद लेता है या अपने देशों में जो स्वदेशी वाला मंत्र है सरकार का, या स्वदेशी के उसमें रास्ते में जो हमें बढ़ना है, आज नहीं कल तो हमें वो काम करना ही है कि हम जो कुछ भी करें अपने बलबूते पे करें, दूसरे के किसी उस पे निर्भर न रहें। तो वो कितना स्वदेशी है? ये जो मशीनों की समस्या है, मशीनों की ज़रूरत है, वो कितना स्वदेशी है या विदेशी, दूसरे देशों पे निर्भरता है? पोल्ट्री इंडिया जब एग्जीबिशन चालू हुआ था 2007 में, हुँ। तो कई लोग हमारे इक्विपमेंट वाले इंपोर्ट करते थे सामान बाहर अच्छा, देशों से 2007 में। 2007 में। अच्छा। तो जैसे जैसा एग्जीबिशन बढ़ा हुँ, वैसे वैसे हमारे बिजनेसेस भी काफ़ी बढ़ने लगे। हुँ, फार्मर को भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आने लगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए। हुँ, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने अपने आप तलाशी की कि हम कहाँ से इक्विपमेंट बेहतर ला पाए, हुँ, कैसा इंडिया को दे पाए। बट आई थिंक बाय 2018-19 में हुँ, जब इक्विपमेंट वालों ने ये सोचा कि ये हमको लाना बाहर से पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स का भी इशू है। हुँ। दूसरा बाहर से जो देश से लाते हैं वो लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं अच्छा। और उसके बाद एक बार वो लोग माल बेचते हैं तो उसके बाद कोई उसके ऊपर कोई उनका स्टैंप लगा नहीं रहता है कि हम उनके पास जाके कुछ बात कर क्लेम सकते कर हैं। पाएँ, बात कर पाएँ। तो ये हमारे आईपीएमए में कई सारे कंपनियां आज इंडिया में हैं जो खुद आज इक्विपमेंट बनाते हैं और स्वदेशी बनाते हैं, हुँ, इंडिया में बनाते हैं और बाहर देशों को बेचते हैं। आज हमको गर्व है कि आईपीएमए इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में इतने अच्छे कंपनी जो यहाँ पर बने हैं, हुँ। ये कंपनियों के पास खुद का प्रोडक्शन यूनिट्स है, अच्छा। खुद का प्रोडक्शन लाइन है। तो ये लोग खुद रॉ मटेरियल टेस्ट करा हुआ मटेरियल लेते हैं हुँ, और उसको बनाते हैं और बेचते हैं। आज टेक्नोलॉजी में हुँ, आईपीएमए के जितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हुँ। उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं गर्व से बोल सकता हूँ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। हम आत्मनिर्भर हैं इस मामले में? आत्मनिर्भर है। अच्छा। जो हमारी सरकार चाहती है, हम वो आत्मनिर्भर आज है। इसीलिए हम मशीनों लोग में आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल मशीनों में आत्मनिर्भर है। आज हम लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं। हर कंपनी का एम एक ही है
कि वो अपना इक्विपमेंट बाहर भेजे। इसीलिए पोल्ट्री इंडिया आईपीएमए हम खुद हमारे जो मेंबर्स को बाहर देशों को लेके जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशंस में हम खुद स्टॉल लेते हैं। वहाँ अच्छा। पर हमारे देश के स्टॉल इंडियन पेविलियन हम खुद बुक करते हैं, आईपीएमए खुद बुक करता है। और वो स्टॉल्स के अंदर हमारे मेंबर्स को हम लोग थोड़ा बहुत मदद करते हैं वहाँ जाने के लिए, और वहाँ स्टॉल लेते हैं और वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। जैसे कि आप रिसेंटली लास्ट ईयर हम रशिया गए थे। रशिया में हम लगभग 10 कंपनीज इंडिया से पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया है। काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट बताया रशिया में, लेकिन टाइम तो लगता है मार्केट में एंटर करने के लिए। हम खुद हमारे सेल्फ आत्मनिर्भर भी हैं और दूसरा मार्केट भी हम एक्सपोर्ट के लिए ढूंढ रहे हैं। वैसे रशिया कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही मिडल ईस्ट जाते हैं, वैसे ही हम नेपाल में किया है। तो ऐसे कई देशों में हम लोग पोल्ट्री इंडिया जा रहा है और हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग आगे प्रमोट कर रहे हैं कि आप माल बाहर देशों को भेजें और हम लोग वहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज यहाँ इंडिया को लाए। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पोल्ट्री इक्विपमेंट साइड में कितने तरह के लगभग इक्विपमेंट पूरा पोल्ट्री सेक्टर में लगते हैं? आज आप ब्रॉयलर इक्विपमेंट जो बोलते हैं फुली ऑटोमाइज्ड हाउस होता है, 25,000 का मिनिमम हाउस आज के डेट में भारत देश में लगाते हैं। 25,000 का मिनिमम होता है जो ईसी साइड के लेता है, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो पूरा ईसी सिस्टम में काम करता क्या है। क्षमता होती है लगभग? 25,000 बर्ड, 25,000 बर्ड पक्षी उसमें आते हैं। अच्छा। एंड उसके अंदर उसको ऑटोमेटिकली फीडिंग जाता है, उसका दाना जाता है, निपल सिस्टम से पानी जाता है और वेंटिलेशन बराबर मेंटेन करता है। तो बेस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजी देके उसको मेंटेन करते हैं और उसको लिमिटेड पीरियड में एक 40 डेज के अंदर 35 टू 40 डेज में उसमें उसका वेट हम बर्ड को लाते हैं। और वो टेक्नोलॉजी के वजह आज वो हम लोग कर पा रहे हैं। वैसे ही तो 25,000 का मिनिमम प्लांट है, मिनिमम ईसी हाउस के अंदर है। वैसे तो 5,000 से शुरू होता है, बट 25,000 का एक वाइबल प्रोजेक्ट होता है जो बड़े स्केल में अच्छा। किसी को अगर शुरू करना है तो वो लगभग कितने का प्रोजेक्ट पूरा लग जाता है? ऑटोमेटेड, बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट आपको आप मिनिमम आप 300 रुपए से लेके 400 रुपए पर बर्ड ले लीजिए आप। अच्छा, इसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है मिनिमम पे। एंड उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से वो अगर अप्रोच करते हैं तो हर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब का वो कोड देता है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इक्विपमेंट के मामले में पोल्ट्री सेक्टर के आत्मनिर्भर हैं और दूसरे देशों में भी हम मार्केट तलाश रहे हैं जी। लेकिन एक बड़ा मिथ है, मिथ के बाद हम जाएंगे फीड की समस्या पे। मिथ ये है, जैसे हमने पहले ही बोला कि भाई एक गुलाबी क्रांति भारत में हुई है, लेकिन क्रांति के साथ साथ एक भ्रांति भी है जुड़ी हुई है, और वो जुड़ी हुई है कि अंडे को लेकर के जैसे है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। जैसे एक सवाल आता है बार बार कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ऐसे ही ये भी एक सवाल है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मांसाहारी है, आप लोग कहते हैं कि ये शाकाहारी है। कैसे जस्टिफाई करते हैं कि शाकाहारी है? अभी बाय द बुक्स अगेन अगर मैं जाता हूँ तो महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन, उन्होंने कई साल पहले ये बात बताया था कि अंडा इज अ वेजिटेरियन। अच्छा, हाँ, महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि आज इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारे फादर ऑफ नेशन है और उन्होंने भी काफ़ी इस पे सर्च किया है बोल के तो ही बोला है। उन्होंने ये भी बताया उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता है, जिसमें उसमें मेल फीमेल नहीं होता, जिसमें बच्चा पैदा होता है। तो ये वेजिटेरियन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एग है। इसमें जेनेटिक्स के हिसाब से ये प्रोडक्शन बर्ड रहती है, उसके हिसाब से मेल फीमेल से नहीं होता है, नॉर्मल अंडा होता है ये। एंड जो टेबल एग बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन के लिए, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। सेकंड उदाहरण है कि उसमें कोई ब्लड वेजल्स नहीं रहते हैं। अच्छा, तो अगर वो मेल फीमेल से होगा तब होगा वो तो ब्लड वेजल्स नहीं होते, तो वो भी प्योरली वेजिटेरियन है। तो ये चीज़ों के ऊपर आप साइंटिफिकली आप अगर सर्च करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं आपको दो साइड तो साइंटिफिक रीजन दिया हूँ और हमारे फादर ऑफ नेशन का दिया हूँ। तो आई एम श्योर इससे काफ़ी आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम यहाँ तक बोलते हैं कि आप आज जो अंडा हम लेते हैं 6 रुपये 6.5 रुपये का अंडा है। एंड व्हेन यू कंपेयर, आप वही कंपेयर करते हैं मेल फीमेल का अंडा, तो 26 रुपये का अंडा होता है वो।
मेल मार्केट फीमेल वाला 26 रुपए का होता है। जो ब्रीडिंग के लिए लेते हैं, प्रोडक्शन के लिए लेते हैं, अच्छा, वो अलग है वो अंडा। अलग है, वो हम मार्केट में आता भी नहीं है। अच्छा, वो नहीं आता। नहीं आता। अब 26 रुपए का ये अंडा, यही जो भ्रम है, ये हाँ, पूरे सोसाइटी में यही भ्रम है कि वो मेल फीमेल वाला है। नहीं, हाँ। 26 रुपए का अंडा लेके क्या कोई 6 रुपए में बेचेगा क्या? ये भी तो सोचने की वो बात है। अंडा होता है, होता लेकिन है, वो ब्रीडिंग के लिए है। ब्रीडिंग के लिए होता है। तो अच्छा। ये हमको आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बताने की कोशिश, पोल्ट्री इंडिया का यही अभी उद्देश्य है कि हम जो हमारा जो यंग इंडिया है, हमारा जो जोन है इंडिया का, जो यंगस्टर्स है, जो हर किस्म के एज के लोग हैं, ये लोग ये कंज्यूम करना चाहिए। अब जैसे हम लोग आते हैं तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन है 103 से 104 अंडा पर एनम है। आप 103 से 104 अंडा पर एनम है। आज अगर वही आप पर जापान से कैपिटा। कंपेयर, कहाँ पर कैपिटा कैपिटा। पर एनम, अगर वही जापान से देखते हैं तो जापान का 330 है, इतनी छोटी सी कंट्री है, 330 है। 330 है, 105, 103 और 330 कहाँ पर है? तो ये क्यों क्या है? यही मानते हैं कि ये जो भ्रांति है इसके बारे में, ये एक बड़ी वजह है? ये रीजन है कि अवेयरनेस नहीं है। आज सोशल मीडिया के अंदर आप देखते हो कि कोई एक कुछ डाल देता है और उसके ऊपर बस वो सर्कुलेशन होता है। आप जैसे लोग हैं जो नॉलेजेबल है, जो बिठा के बात करते हैं, हम तो तैयार हैं। हमारा पोल्ट्री इंडिया आज हर जगह से हम ये जो नेगेटिव मार्केटिंग को हम केटल कटल करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे यूथ को, हमारे जनरेशन, हमारे इंडियंस को एक अच्छा प्रोटीन, एक लिमिटेड अच्छे साइजेबल लेस इनकम के अंदर उनको मिलना चाहिए। दे शुड कंज्यूम एग इन अ डेली बेसिस के ऊपर करना चाहिए। यही हमारी कोशिश है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए 103 अंडा और 330 अंडा, वहाँ भी तो ह्यूमन बींग्स है, वहाँ भी तो इंसान है जो कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी है। हमारे पास आप रूरल सेक्टर में जाइए, आप कहाँ पर, जहाँ पर विलेजेस के स्कूल्स में जाके देखिए, आप जो बॉडी वेट है जो यंगस्टर का, कुपोषण बहुत है। बहुत कम है। वो नेचुरली नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग, हमारे लिए फूड का मतलब होता है राइस और व्हीट। हम पेट भरना जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम लोग ये नहीं जानते कि हमारा मसल डेवलप करना है, हम फिट रहना है, हम तंदुरुस्त रहना है। वो जब ही हो पाएगा जब आप सही तरीका का प्रोटीन खाएंगे, और ये सबसे सस्ता प्रोटीन है और अच्छा प्रोटीन है। माँ के दूध में और अंडे में कोई वो नहीं रहता, मिलावट नहीं रहती है। हम तो यही कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज में आप मिलावट कर सकते हो, ऑयल के अंदर कर सकते हो, दूध में कर सकते हो, आप अंडे में करके बताइए कोई किस्म का मिलावट उसमें वो होने वाला नहीं है। तो ये चीज समझना चाहिए, यूथ समझना चाहिए, हमारे जो लोग हैं यहाँ अपने देश के, ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पोल्ट्री इंडिया और हमारे जितने एसोसिएशंस है, जैसा पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया है, क्लफमा है, और भी एसोसिएशंस है, बड़े एसोसिएशंस है, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बताने कि ये बहुत अच्छा कंजम्पशन के लिए है, और जो भी हमारे ग्रेवेंसेस है वो हम उसको एड्रेस करके उसको हम लोग हक से लेना चाह रहे हैं हमारे। अब आप चिकन में आते हो तो चिकन में भी कुछ नेगेटिव बात आती है, तो वो बात भी आपको, हम लोग तो यहाँ तैयार है, आप बताइए गलती कहाँ पर है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम तो वो चीज़ के ऊपर मानते नहीं है। अभी आप जब एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात कर रहे थे, हम एनवायरनमेंट कंट्रोल में मुर्गी को रख के 40 दिन में उसका बॉडी वेट लेके आते हैं, और वो होता है इसलिए क्योंकि वो बेस्ट ऑफ फीड फीड की टेक्नोलॉजी, अच्छा फीड देते हैं हम लोग, अच्छा उसको पानी देते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम कोई बैलेंस खाना नहीं खाते। आज हम जो हमारा जो बिल्कुल। नाश्ता होता है या लंच होता है, वो कोई वो बैलेंस नहीं है। बट वही आप मुर्गी का देखिए, चिकन में देखिए, वो बैलेंस्ड है। वो उसको हम सही तरीके का डाइट देते हैं बोल के, वो तरीके से वो डेवलप होती है बट वो टाइम पे। इसीलिए उसको जो पानी देते हैं उसका भी हम लोग पूरा इंडेक्सिंग करते हैं, उसका भी पानी कैसे क्वालिटी का जा रहा है। ये दोनों चीज ही बर्ड को सही वेट लेके आता है। तो ये जो एक आप लोगों ने नारा दिया था, मेरे ख्याल से कोई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, एक बहुत पॉपुलर नारा है। क्या सरकार को आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये जो भ्रांति है, ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है देश का, कुपोषण की भी एक समस्या है और एक इंडस्ट्री की भी समस्या है? अभी जो हम किसी लोग मिनिस्ट्री को आपने एड्रेस अभी किया हम हो, लोग बताया? यही, हमारे एसोसिएशंस एक ही अम्ब्रेला में बैठ के अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को लिख के समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। पोल्ट्री को भी एक आप सेक्टर जैसा जो है उसका नाम इंक्लूड कीजिए। जब भी हमारा हमारा यूथ, हमारा देशवासी समझ पाएगा कि ये एक सेक्टर है जो हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी जाके तो लोग समझेंगे।
तो जब भी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और समझा पाएंगे हमारे देशवासियों को कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा है, आप इसको कंज्यूम कीजिए। आज कितने लोग जानते हैं हम कितने अंडे पर मंथ पर एनम खा रहे हैं? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते लोग। किसी को पता नहीं है, बट हम चल रहे हैं बस एक सोशल मीडिया को लेके, कोई कुछ पोस्ट कर देता है उसको लेके चलते हैं। तो हमने पोल्ट्री इंडिया को एक जगह बनाया है जहाँ पर आपके कोई मिथ्स है या कोई आपको सरकार क्या मानती है अंडे को, शाकाहारी या मांसाहारी? आप लोग जाते होंगे बातचीत करने के लिए, क्योंकि चीज़ें वहीं से चलती हैं फिर। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, बट हम तो सरकार को यही बोलेंगे। अभी फिर मैं आपको वही एड्रेस करूंगा, जब हमारे गांधी जी हमारे नेशन ऑफ फादर मानते हैं तो सरकार को भी मानना पड़ेगा। हाँ, कोशिश तो ये रहेंगी, कोशिश यही रहेगी। और साइंटिफिकली भी यही है कि वहां पर देयर इज नो ब्लड वेजल्स, तो इट इज हाँ। वेजिटेरियन फूड, प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें गर्व होता है बोलते हुए कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हम्म, श्री आदिनाथ योगी जी, हम्म। उन्होंने भी बोला है ये पक्षी फल है, अच्छा बोला है। पक्षी फल है। अच्छा, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आदित्यनाथ जी ने बोला है। हाँ, ये पक्षी फल है। तो अच्छा। ये बहुत गर्व की बात है कि ये सीएम साहब ने बोला है, और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। हम्म। और कोई अगर और कोई स्टेट का सीएम अगर ये, यूपी में कुछ स्पेशल प्लान भी है इसके लिए। हाँ, यूपी में बहुत सारा सब्सिडी दिया जा रहा है पोल्ट्री को लगाने के लिए। अच्छा। पोल्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ यूपी काफ़ी सपोर्ट कर रही है ये पोल्ट्री को प्रमोट करने, क्योंकि अभी वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो काफ़ी है, और काफ़ी सारा अंडा तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा से जाता है। तो इसीलिए वहाँ यूपी पर आत्मनिर्भर नहीं है। अगर नहीं है, अगर स्टेट के उसमें देखे बाउंड्री में, तो अंडे में आत्मनिर्भर नहीं है जो नहीं उसकी है। कंजप्शन तो है। वहाँ पर इसीलिए वहाँ कितना की गवर्नमेंट गैप है बढ़, लगभग, अगर आपको अंदाजा है अभी तो? आप गैप में बताएंगे तो यहाँ से जो बेसिकली जो कंजम्पशन है वहाँ पर इज मोर देन अराउंड 35 लैक्स पर डे कंजम्पशन है। अच्छा, अंडा। तो अंडे का, एंड जो वहाँ पर जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है। तो अच्छा। इसके लिए जो गैप है यार, और जो आने वाले टाइम के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो क्या रिक्वायरमेंट का काफ़ी गैप का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि वहाँ पर बढ़ाए उसको, और उसको आगे डेवलप करे। इसीलिए तो काफ़ी सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफ यूपी में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में देखिए, काफ़ी जगह पे जहाँ पर कंजम्पशन मार्केट है वो प्रोडक्शन मार्केट बनने जा रहा है अभी। अच्छा, चलिए आपने एक अच्छी बात बताई कि ये पक्षी फल है, तो इस पे भी बातचीत करनी चाहिए लोगों को कि कैसे इसका जो इसको लेकर जो भ्रांति है वो कैसे टूटेगी और कैसे लोगों का जो परसेप्शन है लोगों में वो कैसे बदलेगा। एक जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, वो किसानों से जुड़ा हुआ, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ। दोनों अपने देश के हैं, जो पोल्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी किसान भी अपने देश के हैं। फीड की जो समस्या है कि फीड में आप लोग कहते हैं कि ज़्यादा दाम हमें देना पड़ रहा फीड के लिए, और इसकी वजह से जो अंडा है वो महंगा हो रहा, लेकिन हम अंडे का दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो क्या किसानों से आप लोग डायरेक्ट लेते हैं जो मेज है या और दूसरी चीज़ें हैं, या फिर कोई बीच में बिचौलिया है जिससे लेते हैं? क्यों ऐसा है? किसान ये कहता है कि हमें तो एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। आप लोग, कई बार आप लोगों से मैंने सुना है कि भाई एमएसपी से ज़्यादा हमें कीमत देनी पड़ रही है फीड के लिए। तो गैप कहाँ है? कहाँ पे किसान और आपके बीच में, कहाँ पे वो जो कोई दीवार है जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पाते? बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग जो फार्मर करते हैं वो लोग डायरेक्टली परचेस करते हैं फार्मर से, जो अच्छा, एग्रीकल्चर फार्मर से। तो वहाँ पर उनका परचेजिंग पावर पे डिपेंड होता है। अच्छा। अगर वो पोल्ट्री का जो जैसा मेज़ है या सोया है या व्हाटएवर रॉ मटेरियल जो है उनके, वो अगर टाइम पे, जो प्रोडक्शन टाइम पे वो कंज्यूम परचेज कर लेते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बेहतर रहता है। तो इट इज टोटली इंडिविजुअल कैपेसिटी है अच्छा, फार्मर का। तो इसमें वो खुद स्टोर करना पड़ेगा उसके फ्लॉक के साइज के हिसाब से, अच्छा। और उसके हिसाब से वो अपने बर्ड को दाना देना पड़ेगा। तो जो परचेजिंग पावर है वो पहले बढ़ाना पड़ेगा फार्मर को टाइम पे फीड रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। जो सीजन राबड़ी का सीजन होता है या मेज का सीजन होता है उस हिसाब से खरीदना है। ये अगर काम पहले कर लेता है फार्मर और स्टॉक करता है, तो फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आती है। फीड के तरफ फीड का कॉस्ट जो बढ़ रहा पोल्ट्री है, फार्मर है फार्मर है। हाँ। तो ये कोशिश रह रही है कि रॉ मटेरियल परचेज टाइम पे करे, उसको आगे बढ़ाए, और उसको आगे थोड़ा आइडिया आए कि ये चीज़ को हम कब खरीदना है, कैसा खरीदना है।
तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कम होगा। और जो उत्पादक किसान हैं, जैसे मक्का उत्पादक हैं, उनसे संपर्क करें, डायरेक्ट पहले से ही बात करें, या इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है? ये कई भी एक कंपनीज, तरीका हाँ, हो सकता है हाँ, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले कराएं, रेट फिक्स करें और उस हिसाब से हम वहाँ से फीड ले लें। हमारे कुछ एसोसिएशंस बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ के ऊपर कंट्रोल आए, हम्म, फार्मर को बेस्ट से बेस्ट मिले। हम्म, इसके ऊपर काफ़ी वर्क चल रहा है, जो कि हम्म। क्लाफमा देख क्योंकि रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये, हाँ जी, बहुत बड़ी उसके समस्या है। ऊपर काम कर रहा है वो जो फीड का जो उनको काफ़ी नॉलेज है फीड के तरफ, वो लोग उसके तरफ काफ़ी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरीके से करने से फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा उसको सीरियसली अगर लेके चलते हैं तो ये हमारे देश का जो अपना जो प्रधानमंत्री का जो आइडिया है निर्भर भारत, वो जब ही सक्सेस हो पाएगा जब ये फीड के ऊपर और डिजीज़ के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जैसे एसोसिएशंस को थोड़ा बहुत सुनवाई वो अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा और हमारे एंड ऑफ द डे हमारे देश का फ़ायदा होगा उसके लिए। बिल्कुल। तो ये भी क्या, जैसे पिछले दिनों वो अलका उपाध्याय ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद इम्पोर्ट हुआ कुछ, मक्का इम्पोर्ट किया आप लोगों ने, आप लोगों के हितों के लिए इम्पोर्ट हुआ, लेकिन क्या होता है 4-5 लाख टन 10 लाख टन अगर मक्का इम्पोर्ट होता है तो एक परसेप्शन बन जाता है एक मार्केट में और एक नेगेटिविटी बन जाती है जो मक्का उत्पादक हैं उनके लिए। तो कोई, आप लोग जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका से मक्का या सोयाबीन इंपोर्ट होना चाहिए। आप लोगों का अपना क्या मत है कि इंपोर्ट होना चाहिए या भारत में ही इसकी खेती बढ़े, दायरा बढ़े और ये जो समस्या है किसानों को भी, उत्पादक किसानों को भी अच्छा दाम मिले और आप लोगों को भी एक रीजनेबल सिस्टम बने? क्या आप लोगों का ये आपका अपना बहुत मत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, हम तो चाहेंगे हमारे देश में सब उत्पादन हो, हमारे देश में सफिशिएंट उत्पादन सफिशिएंट प्रोडक्शन हो ताकि फार्मर को भी बेस्ट एमएसपी मिले हो। और इस वजह से हर एक का फायदा होगा, वन टू वन। हुँ, फार्मर का होगा, फीड कंपनियों का होगा और हुँ, हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे। हुँ। कोशिश तो यही करना है, दूसरे पे डिपेंडेंसी ना नहीं हो। होना है, हम हुँ, कोशिश तो यही करना चाहिए। हुँ, अब ये भी देखना है कि कल हमको अगर कुछ हमारे प्रोडक्शन में कटौती हो सकती है रेट में, हुँ, हमारे प्रोडक्शन लाइन में, अगर कुछ हमको खरीदना पड़ता है कोई हुँ, वजह से, जो हमारे प्रोडक्शन हम एक्सपोर्ट कर पाएँगे, अगर हम यहाँ प्रोड्यूस करके, हुँ, अगर वो हमको फ़ायदा हो सकता है, हुँ, तो वो भी कर सकते हैं। हुँ। बट हम पहली लोग कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने देश में हो। अपने देश में वो पहले जब अपने देश में होगा, हुँ, तो आई एम श्योर वो भी हमको हम इजीली कट ऑफ कर, जैसे हमारे इक्विपमेंट में देखिए हुँ, हम पूरे चीज यहाँ पर बना रहे हैं। हुँ, हम हर जगह गर्व से बोल सकते हैं कि आइपमा के जितने मैन्युफैक्चरिंग के कंपनीज है आज टॉप नॉच कंपनीज है और हुँ। देश विदेश पूरे जगह सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या इसमें जो फीड की समस्या आई है, क्या हमने अभी देखा, आज ही मैं देख रहा था कि पिछले 4-5 साल में जो मक्के का एरिया है करीब 20-22 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। बहुत अच्छा संकेत है किसानों के लिहाज से भी, क्योंकि मक्का जो है वो नेचर के ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि पानी की कम खपत होती है। तो 20-22 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ा है पिछले 4-5 साल में। इसके बावजूद जो एथेनॉल में कंजप्शन है, क्या एथेनॉल में कंजप्शन की वजह से आप लोगों को संकट देखना पड़ रहा है फीड में, या कोई और वजह है? नहीं, एथेनॉल भी वन ऑफ द रीजंस है। अच्छा। एंड अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल पोल्ट्री एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है मिस्टर मदन मोहन मैती साहब, हुँ, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हुँ, उन्होंने काफ़ी जगह मेज़ का खेती किया है। हुँ, उन्होंने पहले ये प्रोजेक्ट कर लिया था कि ये साल में हमको इतना लगने वाला है। हुँ, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ उन्होंने बैठ के ये बात करके उन्होंने संक्षेप में एक लेआउट बना के काम किया है। हुँ, इसीलिए उनको कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। वो लोग इतना सारा कल्टीवेट कर रहे हैं। तो हुँ, अगर यही पैटर्न से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अगर हक दिया जाता है कि बैठो और ये समझो हुँ। और इस हिसाब से करो, आई एम श्योर हम लोग काफ़ी इसके हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। अच्छा। वन ऑफ द रीजंस। तो देन ओनली हमारी डिपेंडेबिलिटी कम होगी एंड आगे जो आने वाले 8-10 इयर्स है, हमको जो और मक्के का जितना रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारा रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो हम फुलफिल कर पाएंगे इजी तरीके से। मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल एक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है, एग्ज़ाम्पल, हाँ। एक एग्जाम्पल है, एक ट्रेंड सेटर है। व्हाट आई मेरे को जो लगता है, हुँ,
ऐसे कई जगह अभी कोशिश पीएफआई भी कर रहा है। तो ये चीज़ों को हम लोग हमारे हिम्मत पे कोशिश करके हम लोग हमारे फार्मर को एसोसिएशन जो बेस्ट कर सकता है, हर एक के हित पे कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बायोसिक्योरिटी वाला एक मसला है कि कई बार आता है कि बर्ड फ्लू हो गया और अचानक पूरे देश में बात फैलती है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बायोसिक्योरिटी मतलब सभी लोग अपना रहे हैं या फिर कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग थोड़ी-सी गलती करते हैं और उसकी कीमत पूरे देश के पोल्ट्री सेक्टर को भुगतना पड़ता है? अब देखिए साहब, जो हुँ, डिज़ीज़ प्रॉब्लम है वो हाँ, मोस्टली माइग्रेटिंग बर्ड से होता है। अच्छा, जो देश-विदेश से जो बर्ड्स आते हैं, आते हाँ, हैं, हाँ, वो मेजर पैटर्न है और उसका पैटर्न चलते रहता है। हाँ, तो आज ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ बर्ड फ्लू नहीं है। हाँ, हर जगह बर्ड फ्लू का इश्यू आते रहता है। हुँ, एंड मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर स्टेट गवर्नमेंट को मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की मिशनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बहुत बेहतरीन काम करती है। हुँ, मैंने पर्सनली देखा है हुँ, कि जब भी कोई बर्ड फ्लू का इश्यू आता है या डिजीज का आउटब्रेक आता है, गवर्नमेंट इज वेरी बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। वो इमीडिएटली पहुंचती है फार्म पे, उनके तरफ से कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना बढ़े बढ़े ना। हाँ, बढ़े ना और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ रहे। तो हमारे तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफ़ी, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो काफ़ी काम करते हैं। अब डिजीज जो आउटब्रेक होता है, उसके कई कारण हैं। एक तो माइग्रेटिंग बर्ड्स है, दूसरा है फार्म के अतराफ बायोसिक्योरिटी नीट एंड क्लीन रखना है हुँ, आपको, हुँ, बाहर का गाड़ी जो आता है उसको भी प्रॉपर डिसइंफेक्शन होना है, ऐसे कई चीज़ें हैं और फार्मर को भी मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर सिस्टम इन द फार्म, हुँ, वहाँ बाहर के लोग ये फार्म पे ना आए। ये सब चीज़ अभी फार्मर को काफ़ी नॉलेज है, फार्मर काफ़ी जगह कर भी रहा है हर हुँ। जगह से। बट डिजीज़ तो डिजीज़ है, ह्यूमन बीइंग को भी लगता है, किसी को भी लग सकता है, उसके ऊपर तो कोई और बहुत बड़ा नुकसान उसमें कई बार झेलते हैं और आम लोगों को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि किसी चावल में पेस्टिसाइड ज़्यादा है, फिर भी हमने उसको खपा दिया। खपा दी। इस तरह का कम से कम काम नहीं होता इसमें। एक आपका बड़ा मिशन है और काम लगातार कर रहे हैं। ये जो एक्सपो वाला मसला है, आप लगातार लगाते हैं। तो इस वक़्त कितनी कंपनियाँ आपके एक्सपो में जुड़ती हैं? लगातार हैदराबाद में मेरे ख़्याल से 16-17 साल हो गए? 16 साल कंप्लीट हो हो चुके गए, हैं, ये साल 17वाँ है, 17वां हाँ। साल है हमारा, कितनी 17th एडिशन कितनी है। कंपनियाँ आ गई हैं अभी ये जो साल मेरे पास हमारे और क्या पोल्ट्री इसका इंडिया, मकसद क्या होता है? ये साल पोल्ट्री इंडिया में हुँ, 17वें एडिशन में हुँ, 500 से अधिक कंपनियां यहाँ पर एग्जिबिटर्स हैं हमारे पास, हुँ, जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट 440 कंपनीज है और बाकी 60 कंपनी बाहर देशों के हैं, जो हुँ। ये पोल्ट्री एक्सपो में अपना अच्छा, पार्टिसिपेट बाहर कर की रहे हैं। भी आ रही हैं बाहर की कंपनी। भी कंपनीज हैं अच्छा। और ये कंपनीज अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लगा के, हुँ। विजिटर्स हम जो आते हैं बाहर से, जो पूरे देश, इंडिया से और पूरे कई ये देशों से आते हैं, हैदराबाद में करते हैं आप लोग? हैदराबाद में करते हैं। और ये एक्सपो आज ये लेवल पे पहुंच चुका है कि इसको हम लोग साउथ एशियाज बिगेस्ट पोल्ट्री एक्सपो बोलते हैं। अच्छा, इतना बड़ा कहीं और नहीं कहीं लगता? होता नहीं है, हुँ। ये साउथ एशिया का बिगेस्ट है। वर्ल्ड वाइड में एक होता है अटलांटा में, अच्छा, अमेरिका में होता अमेरिका है। में। वो एक्सपो भी अब इसके सामने फीका पड़ गया है। अच्छा, इस उसमें भी कम होते हैं? उसमें भी कम है, वहाँ 35 से 30 या 35,000 लोग आते हैं, अच्छा, लेकिन वहाँ पर पूरा एनिमल का होता है। वो अच्छा। पिगरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है, कई सारे एनिमल्स के ऊपर होता है। और जो पोल्ट्री इंडिया है, वो सिर्फ पोल्ट्री को ही लेके है। तो अच्छा, पोल्ट्री से रिलेटेड ही काम होता है ये यहाँ पर। सबसे बड़ा है साउथ एशिया का। सबसे बड़ा है और उसका उद्देश्य एक ही है, पोल्ट्री, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें आपको कोई और दूसरा एनिमल का इसमें प्रेजेंस नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ पोल्ट्री ही दिखेगा। तो ये अच्छा, हम लोग पोल्ट्री का काम, पोल्ट्री एक्सपो करते हैं, तो पोल्ट्री फार्मर ही आता है इसमें। और जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में जुड़ना चाह रहे हैं, और जो पोल्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं, वो अपने आप को आगे स्केल अप कैसा कर पाएंगे, डिजीज के प्रॉब्लम्स को कैसा उसमें हम लोग का केटर कर पाएंगे। क्योंकि हम ये एग्जीबिशन से एक दिन पहले हम लोग एक नॉलेज डे का सेशन रखते हैं, जो कितने 2 फार्मर्स दिन का को, होता है? नॉलेज डे एक दिन का होता है, अच्छा, जो नहीं पूरा टेक्निकल एक्सपो? एक्सपो 3 दिन का होता है। अच्छा, 25 नवंबर को हम लोग टेक्निकल सेमिनार रखते हैं। अच्छा इसका कैलेंडर फिक्स है? कैलेंडर फिक्स है, ये हर साल हुँ, आखिरी हफ्ते में होता है।
हैदराबाद में। अच्छा। और 16 साल तक भी अभी तक ऐसे ही होते आए। अब 17वीं साल में भी यही है कि नवंबर का आखिरी हफ्ता हम सिर्फ ये एग्जीबिशन पे कंसंट्रेट करते हैं और लोगों के कैलेंडर्स मार्क्ड रहते हैं। और देश विदेश से, यहाँ तक कि इसका स्केल अप ये हो गया है कि कई कंट्रीज से, जैसा एसोसिएशंस है, पोल्ट्री के एसोसिएशंस है, उनके कई लोग, उनके डेलीगेशन, 50 लोगों का डेलीगेशन, 30 लोगों का डेलीगेशन नाइजीरिया से, युगांडा से, तंजानिया से, इंटरनेशनल हो गया है। इंटरनेशनल कई फार्मिंग कम्युनिटीज हमारे पोल्ट्री इंडिया को आ रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि जो प्रैक्टिसेस ये लोग अडॉप्ट करते हैं इंडिया में, वो यहाँ से सीख के जाने। तो हम आत्मनिर्भर भारत को हम और आगे लेके चल रहे हैं। तो लोग आके इंडिया से सीख रहे हैं कि हम पोल्ट्री में कैसे कैसे बढ़े। आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए, हमारे देश का गर्व है, हमारे लिए गर्व है कि हम ये स्थाई पे पहुंचे हैं। तो ये और उसको स्केल अप करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि पोल्ट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्टर में आता है वहाँ पर युगांडा में, वो भी आ रहे हैं ये साल अच्छा, ये देखने के लिए। युगांडा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हाँ, वो भी आ रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देख रहे हो, ये तो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज के भी लोग हमारे पास है। नेदरलैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा। से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं और भी यूरोपियन देशों ये से आ रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपो। इंटरनेशनल एक्सपो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मिक्स एंड मैच है कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग सिखाना चाह रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो इससे अच्छा इवेंट कौन सा हो सकता है? नहीं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मंच पे, हमारे देश के मंच पे, पोल्ट्री सेक्टर के सबसे बड़े मंच पे तमाम देशों के लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज इसी से जुड़ा है और वो चैलेंज है क्वालिटी से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जगह जगह नहीं कर पा रहे। मार्केट है हमारे लिए, लेकिन क्वालिटी से जुड़ा हुआ, उसके साइज़ की क्वालिटी से और भी चीज़ों की उसमें समस्या है। तो ये हमने एक लेवल ले लिया इसमें पोल्ट्री सेक्टर में, लेकिन क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये कड़वी एक सच्चाई है। तो इसको कैसे आप लोग एड्रेस करेंगे, इस समस्या को कैसे इंटरनेशनल मार्केट बनाएंगे इसका, ताकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा है इसके जरिए? अभी पोल्ट्री के अंदर जब तक हम लोग चिकन के अंदर प्रोसेसिंग प्लांट्स और बढ़ा नहीं पाएंगे, प्रोसेसिंग के यूनिट्स और नहीं आ पाएंगे, तो एक्सपोर्ट डिफिकल्ट होगा। एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व होकर उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसको मदद करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग यहाँ से वो स्केल अप पे जा पाएगा, क्योंकि लाइव चिकन तो इंडिया में चलता है बट बाहर देशों में लाइव चिकन नहीं चलता है। प्रोसेस चिकन का काफ़ी रिक्वायरमेंट रहता है जो हमको करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि हम जो अंडा जो एक्सपोर्ट करते हैं, आज हम लोग, हमारे फार्मर्स जो प्रोडक्शन लेते हैं, हम जो प्राइस डिमांड करते हैं वो प्राइस नहीं मिलता हमारे को। तो आज जब हम लोग विदेश को जाते हैं तो हमको अगर प्राइस मिलता है तो हमारे फार्मर्स के पास वो कैपेसिटी है और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम दे पाएंगे। बट हमारे को उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट को कैसा और आगे बढ़ाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम पोल्ट्री के जितने एसोसिएशन है छोटे बड़े, हम लोग पूरा हमारे बलबूते पे काम कर रहे हैं। हमको गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत इस पोल्ट्री के ऊपर अगर थोड़ा कोई सहयोग नहीं उस तरह का। सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे लगातार। एग्री सेक्टर में मिलता है जी, या डेयरी में मिलता है, ऐसा पोल्ट्री में में नहीं है। ये चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को एक स्पेशल कमिटी जबकि बनाना। साइज कितना बड़ा है इसका पोल्ट्री, अगर पूरे इंडिया का पोल्ट्री सेक्टर देखें आपको साइज इन वॉल्यूम ऑफ करेंसी में बात करेंसी में। आज पोल्ट्री देखिए साहब, मैं एम्प्लॉयमेंट में बताता हूँ कि हाँ। इट इज गिविंग 1/4 ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बोलते हैं हम लोग इसको। आज 1/4 इसमें आता है। इतना इसके पास से हमारे को इनकम भी आ रहा है और इसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है। यस, बहुत बड़ा सेक्टर है और पोल्ट्री का इतना कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे कि अमेरिका क्या चाहता है, और आप लोग, क्योंकि अमेरिका की आजकल बात बहुत हो रही है, पोल्ट्री सेक्टर में भी अमेरिका कुछ अपनी चीज़ें डंप करना चाहता भारत में, जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान का डर है? अभी तो ऐसी कोई क्योंकि बात एग्री सेक्टर में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हम उसका जीएम सोया नहीं लेंगे, जीएम मक्का नहीं लेंगे। क्या पोल्ट्री सेक्टर में भी, कोई डेयरी सेक्टर में भी बहुत सारी लोगों ने कहा कि भाई कोई भी डेयरी उत्पाद हमें नहीं चाहिए, हम कर लेंगे अपना। क्या पोल्ट्री सेक्टर में भी कुछ ऐसा डंप करना चाहता है अमेरिका? अगर कोशिश कर रहा है
किस चीज़ में कर रहा हूँ मैं वो अभी तो आपके हमको ज़रिए जानना हमको चाहूँगा? तो जो पता चला है कि मोस्टली ऑन मेज, सोया हुँ, जो भी है, जीएम है, हुँ, एंड ये चीज़ों पे बातचीत चल रही है। हुँ, एंड अभी तो यहाँ पर हमारे अवेयरनेस तो काफ़ी है कि यहाँ पर हम लोग खुद पसंद नहीं करते हैं बाहर का कोई भी आइटम। हुँ, हम देशी जो हमारा चिकन है वो हुँ, सबसे स्वादिष्ट है, सबसे बेहतरीन है हुँ। और उसको हम लोग यहाँ पर ही कंज़्यूम करेंगे, यहाँ पर ही प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोगों का सोच है। ये कोशिश है। चलिए तो व्यास साहब आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि धन धान्य की ये जो कड़ी है आपको पसंद आई होगी और ये जो अंडे को लेके भ्रम है ये भी व्यास साहब ने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देके कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल दे करके भी दूर करने की कोशिश की। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि अगली कड़ी में फिर किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।